हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे घटनाचक्र का भाग 2। आदिकाल से संबंधित कल हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उससे आगे करेंगे 51 से आगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी की लिए जो भी है प्रैक्टिस सेट डेली, तो आज के बाद आपको प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाएगा और ग्रामर का भी है। ग्रामर की भी ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप एक बार उसे देख लीजिए। और मैं नए पैटर्न पे भी आपको ग्रामर की सीरीज जल्दी शुरू करने वाली हूँ। और मेरा दूसरा चैनल है हिंदी साहित्य ज्ञान टीवी, उस पे यूजीसी नेट का कंटेंट, संपूर्ण कंटेंट आपको मिलेगा वहाँ पे। पीवाई को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 51वां क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोड़ा या पहुंचर्य। तो स्वयंभू की कृति बतानी है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पहुंचर्य। शंभू का जो समय है वो कौन सी शताब्दी है? 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अगर हम ईसवी की बात करें तो ईसवी इनका 783 ईसवी समय है। 783 ईसवी। इनकी इन्होंने जो 4 ग्रंथ लिखे थे, कितने? शंभू के 4 ग्रंथ हैं। एक तो पहुंचर्य हो गया, दूसरा है ऋट नेमि चरयु। ऋट नेमि चरयु। और एक है पंचमी चरयु। पंचमी चरयु। और एक है आपका स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस। तो ये रचनाएं हैं आपकी स्वयंभू की, जो आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें याद रखना है। अब पाहु दोड़ा जो रचना है ये किस कवि की है? तो पाहु दोड़ा है मुनि राम सिंह की। मुनि राम सिंह। पद्म पुराण जो रचना है ये है महर्षि वेद व्यास की। महर्षि वेद व्यास। और महापुराण है आपकी पुष्पदंत की। पुष्पदंत कवि है, उनकी रचना है महापुराण। पुष्पदंत जो है 10वीं सदी के हैं और शंभू है 8वीं सदी के। तो ये तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन और तथ्य जो हमें याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहुंचर्य को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पहुंचर्य से शंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। जो भी आपका इंपोर्टेंट है या एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। और इन्होंने राम काव्य लिखा। जो पहुंचर्य ये भी क्या है? राम काव्य है हमारा। राम से संबंधित इसमें, जीवन चरित्र से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है पहुंचर्य में। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है शंभू को। और भोला शंकर व्यास का एक महत्वपूर्ण कथन है, भोला शंकर व्यास का। भोला शंकर व्यास ने क्या कहा है शंभू के बारे में? शंभू को अपभ्रंश का, शंभू को क्या माना है? अपभ्रंश का, अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश का क्या कहा है? कालिदास। तो ये किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने। भोला शंकर व्यास जी का कथन है, वे मानते हैं कि जो शंभू है वे अपभ्रंश के कालिदास के रूप में इन्होंने कहा है इसे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 51। दूसरा है, पहुंचर्य की किसकी रचना है? तो ये है शंभू की। राइट आंसर। अब्दुल रहमान का समय काल है 12वीं शताब्दी।
विद्यापति का 14वीं और चंद्रवरदाई भी 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। तो इनका समय भी साथ के साथ याद करते चलिए। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। शंभु का 8वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण में, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसकी रचना है? शंभु की है। तो इसी रचना में कहा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। ऑप्शन डी। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की है। पुष्पदंत 10वीं सदी के कवि हैं। परमात्मा प्रकाश किसकी है? जोइंदू। जोइंदू या योगिंद्र के नाम से जानते हैं। ये भी 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। भविष्यत कहा, भविष्यत कहा के लेखक हैं धनपाल, और धनपाल भी क्या है? 10वीं सदी के कवि हैं। ब्रह्मचर्य 8वीं सदी की रचना हो गई। शंभु 8वीं सदी के हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई, व्याख्या भी देख लेते हैं भाई। ब्रह्मचर्य शंभु द्वारा रचित एक चरित काव्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्रह्मचर्य कैसा काव्य है? तो चरित काव्य है। इसमें कितने कांड है? 5 कांड है। कौन कौन से? ये कांड आपको याद रखने क्रम से, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। शंभु ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया। किसमें? ब्रह्मचर्य में। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। कौन कह रही है? सीता। अगर आग में इतनी सामर्थ्य है तो वह मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन किया गया, ब्रह्मचर्य ग्रंथ में, कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। को इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश या बाहुदोहा। तो राइट आंसर होगा भविष्यत कहा, जो है एक लौकिक चरित काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की है। योगसार जो इंदु की रचना है। जो इंदु या योगिंद। पाउडोरा मुनि राम सिंह की है। मुनि राम सिंह। परमात्म प्रकाश भी किसकी है? जो इंदु या योगिंदर की है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथा नायक या तो काल्पनिक होता था या किसी लोक कथा से लिया जाता था। या तो ये कल्पना पर आधारित रचनाएं होती थी या फिर वे किसी कथा से ली गई होती है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत का नाम उल्लेखनीय है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभस्म सूरि को, पुष्पदंत को, कनकामर को, धनपाल को। तो राइट आंसर होगा पुष्पदंत को। 10वीं सदी के कवि हैं। शालिभस्म सूरि के लेखक है भरतेश्वर बाहुबली राव। भरतेश्वर बाहुबली राव। और धनपाल की भविष्यत कथा है। भविष्यत कहा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। महापुराण, जयकुमार, चरिव,
जसरचर्यु और पमचर्या। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पुष्पदंत की कौन सी नहीं है? पमचर्या नहीं है, पमचर्या रचना शंभु की है, बाकी तीनों रचना ये पुष्पदंत की है। कौन सी रचना शंभु की नहीं है? पमचर्या, ऋटनेमिचर्या, शंभु छदस या महापुराण? तो राइट आंसर होगा महापुराण। तीनों रचनाएं शंभु की है, महापुराण पुष्पदंत की है। पुष्पदंत कवि की है। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो कौन है महापुराण के रचनाकार? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल या शंभु? तो राइट आंसर होगा पुष्पदंत। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। किसकी? पुष्पदंत की। नंबर 1 महापुराण, नंबर 2 जयकुमारचार्य, नंबर 3 जसरचर्यु। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। यानी कि जो ये महापुराण है इसमें कितने महापुरुषों का वर्णन है? 63। तो भाई ये भी तथ्य याद रखने लायक है। और इसमें राम कथों को भी स्थान मिला है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कौन नहीं? तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इसमें 1253 ईस्वी में। मृत्यु इनकी 1325 में हुई थी। जन्म एटा के पटियाला नामक ग्राम में और मृत्यु इनकी हुई थी दिल्ली में। मृत्यु दिल्ली में हुई थी अमीर खुसरो की और जन्म एटा का पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता रोनकता के सीही नामक ग्राम में हुआ था। रोनकता सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो था 1532 ईस्वी में। 1532 और मृत्यु इनकी हुई थी 1623 में काशी के अस्सी घाट पर। कहाँ पे? वाराणसी में मृत्यु हुई थी इनकी। जन्म राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, जो गोवर्धन के पास एक राजापुर नामक गांव पड़ता है, वहां पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इसमें होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक कबारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने और गजल इत्यादि हैं। तो इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है, याद करना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो है। इससे संबंधित जायसी का जो जन्म था वो 1477 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी जायसी की हुई थी 1542 में। अमीर खुसरो का भी मैं पीछे बता दिया। 14वीं सदी के कौन है? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है 1850 से 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो ने। जगनिक का समय शंभू का 8वीं सदी है। जगनिक जगनिक का समय है
13वीं शताब्दी। कुंभन दास का जन्म 1468 के आसपास है माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या कोई उद्देश्य नहीं। तो 62 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से वे लोक व्यवहार की शिक्षा से संबंधित है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े ही विनोदी और सहृदय वाले व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। किसके? अमीर खुसरो की जो संख्या है रचनाओं की 100 है, लेकिन उनमें से अब 20-21 ही उपलब्ध है। जो साक्ष्य मिले वे 20-21 के ही मिले हैं। आदिकाल में पहेलियां और मुकरियों की रचना करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। राइट आंसर। निम्न में से कौन शिलाकित कृति है? पाहुदोड़ा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम, वन रत्नाकर। तो राइट आंसर होगा राउलवेल। वन रत्नाकर रचना के लेखक है सेनापति। पाहुदोड़ा के मुनीराम सिंह। राउलवेल के हैं रोड़ा कवि, 10वीं सदी के कवि हैं। पाहुदोड़ा जो 1000 ईस्वी से संबंधित है। प्राकृत पेंगलम 14वीं सदी का समय है और किसकी है? लक्ष्मीधर कवि की रचना है। वन रत्नाकर सेनापति की। नेक्स्ट है, व्याख्या देख लेते हैं। शिलांकित कृति राउलवेल है, जो यह गद्य और पद मिश्रित चंपू काव्य, जो गद्य और पद में लिखी गई रचना है उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। नखमाला पैरों के नाखून से लेकर सिर तक का इसमें वर्णन किया गया है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया गया। इस कृति के रचयिता रोड़क नामक कवि को माना जाता है। राउलवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है और इसकी भाषाओं में हिंदी की कई बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। जो इसमें हिंदी की कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7। हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं और जिसमें प्रधान प्रमुख जो भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी है। राउलवेल किस तरह की रचना है? तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वन रत्नाकर, कुवलयमाला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और इसके कवि दामोदर है। वन रत्नाकर के सेनापति, राउलवेल के रोड कवि, कुवलयमाला के। नेक्स्ट है, व्याख्या देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित रचना है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर थे। जो महाराज थे गोविंद चंद्र, उनके समय में कौन से कवि थे? पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी पुस्तक से सिद्ध होता है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वन रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है कैसा? महाकाव्य है, गद्य काव्य, छंद या व्याकरण? तो राइट आंसर है व्याकरण।
उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा दामोदर शर्मा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? तो राइट आंसर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या अवधि? तो आदिकाल में कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। डॉक्टर नगेर ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि काव्य की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियां हैं डिंगल और पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती है। डिंगल का मतलब कठोर भाषा में और पिंगल का अर्थ है प्रेम की भाषा। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता है तो वह हिंदी की बोलियों के कर्कश कर्कश का मतलब कठिन शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया, यानी कि वह ब्रज भाषा में सम्मिलित हो गई। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते थे वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थानी के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियां चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वही क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। तो खड़ी बोली कौन से काल की भाषा है? आधुनिक और अवधि मध्यकाल की। आधुनिक काल और मध्यकाल की जो है, आधुनिक काल की बोली होगी खड़ी बोली और मध्यकाल की भाषा होगी अवधि। चारण साहित्य की साहित्य का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर है रासो साहित्य। डॉक्टर ग्रियर्सन ने डॉक्टर गिरियसन और रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इंपोर्टेंट है। इस काल में राजाश्रित मतलब जो राजा के आश्रय में रहने वाले कवियों को राजाश्रित कहते थे, अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे। यानी कि जो भी राजा जो उस समय राजा होते थे उनके समय में जो कवि होते थे जिस भी राजा के समय में, तो वह उसी राजा से संबंधित उनके चरित्रों की और उनकी कथाओं का और उनका वर्णन करते थे। यही परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। इनमें प्रमुख है विजयपाल रासो जिसके लेखक है नल सिंह किरत, हमीर रासो सारंगधर की, खुमान रासो दलपत विजय की, बीसल देव रासो नरपति नाला की और पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई की। परमाल रासो जगनिक की है। परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी के नाम से भी जानी जाती है। आलाखंड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सरपा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोविपा, कनपा और कुकरिपा आदि सिद्ध कवि हुए। देखिए इन 84 सिद्धों के नाम याद करने में, क्योंकि इनके अंत में क्या होता है? पा लगा हुआ होता है। और चार योगनीय और 4 सिद्ध नाथ हैं। 4 क्या है इसमें? योगनीय और 4 सिद्ध नाथ, 4 नाथ हैं सिद्धनाथ। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं और नाथपंथी जिन ग्रंथों का प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योगी संबंधी ग्रंथ घेरन साहित्य और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं हठ योग, गोरखनाथ गिरनामृत और गोरक्ष कल्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये।
जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य की भाषा कौन सी है? प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है उनकी संख्या कितनी बताई गई? 12। निम्नलिखित में से कौन से 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कन्हप्पा और कुकरीपा। देखो तीनों के पीछे पा है और सारंगधन नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। ऑप्शन ए। आदिकाल किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, यूपी में से नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसमें, क्योंकि जनजीवन से हटकर उसमें जनजीवन से कोई असली संबंध नहीं था, उस सिर्फ राजाओं की वीरता और उनकी योद्धाओं का उसमें वर्णन किया गया था। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? खड़ी बोली में, ब्रज में, अवधी में, डिंगल या पिंगल में। तो राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में। रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे। डिंगल पिंगल शैलियाँ थी। राजस्थान की अनुश्रुति या परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रज भाषा में हुई थी। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो किस विषय का इसमें वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन है। इतिहास और कल्पना का भी सम्मिश्रण है, क्योंकि कल्पना के आधार पर उनका वर्णन किया जाता था। कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ईदों का सजीव और गद्यात्मक वर्णन, ये तीनों है, बल्कि कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियसन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या भ्रंश काल। तो राइट आंसर है चारण काल नाम दिया था। वे इसका प्रारंभ 640 के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में गिरियसन द्वारा काल विभाजन 700 से 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धट मिला है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न में 700 से 14 ईस्वी कहा गया है, तो यही मान्य होगा जो आंसर की के अनुसार है। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है गे शैली का। बीसलदेव रासो मूलतः गे काव्य है। इसके रूप में परिवर्तन हो रहा था। यह प्रेम और श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य, जिसमें भोज और परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। इंपोर्टेंट है। बीसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से हुई यह परंपरा भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्त को भी प्रभावित किया। कृष्ण भक्ति काव्य को भी रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार के रूप में चरम विकास हुआ। बीसलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाली हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले वर्णन किसका मिलता है? 12 मासा का। बीसलदेव रासा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा नलपति नाल। बीसलदेव रासों में बीसलदेव की पत्नी कौन थी? तो राइट आंसर है राजमती। बीसलदेव रासों के रचयिता हैं नरपति नाल। बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमेंग जस चंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीसलदेव रासो। परमाल रासो का समय है 13वीं शताब्दी की, यह रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है 84। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस था? कुमान रासो का, पृथ्वीराज रासो का, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी बीसलदेव रासो। राजमती से रूठकर बीसलदेव रासो कहाँ गए थे? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है उड़ीसा। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा, अब जो उड़ीसा है वर्तमान में, चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है और वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपत विजय का कुमान रासो। तो राइट आंसर होगा जगनिक के परमाल रासो को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर और आला उदल की वीरता की गाथा का वर्णन है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलाखंड का प्रकाशन कराया था, तो आलाखंड का प्रकाशन किसने कराया था? 1865 में चार्ल्स इलियट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस आलाखंडन का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित थी। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर शासुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? नागरिक प्रचारणी सभा से। किसने किया था? इसके प्रति आधार डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो सब ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 87। परमाल रासो, हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की है। सारंगधर। इनका समय है 14वीं सदी। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, ये 12वीं सदी से। परमाल रासो जगनिक के हैं। इनका समय 13वीं सदी है। खुमान रासो 9वीं सदी के हैं और इनके जो लेखक है दलपत विजय सिंह है। दलपत विजय सिंह। तो राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन बी। आलाखंड, आला और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन से हैं? तो राइट आंसर है जगनिक। भटकेदार, भटकेदार के लेख भटकेदार की रचना क्या कौन सी है? जयचंद जस चंद्रिका। जस चंद्रिका, जयचंद जस चंद्रिका भटकेदार की रचना। श्रीधर की है और कौन से सदी के हैं? 12वीं सदी के। श्रीधर 14वीं सदी के कवि हैं और ये है रायमल चंद। श्रीधर की कौन सी रचना है? रायमल चंद। चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो, राज रासो। जगनिक के हैं परमाल रासो। और इसका समय 13वीं सदी। चंद्रबरदाई 12वीं सदी के। आंसर हमारा ऑप्शन सी। आलाखंड, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। ऑप्शन ए। कुमार रासो 9वीं सदी के हैं। जब हम बार बार इन रचनाओं को लिख के याद करेंगे और इनके लेखक, तो हमारा सारा कंटेंट यहाँ पे क्लियर होता चला जाएगा। तो कुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। दलपत विजय। बीसल देव रासो का समय 12वीं सदी के हैं। नरपति नाल। अमीर रासो के सारंगधर है 14वीं सदी के। सारंगधर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। परमाल रासो काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जगनिक है। नल सिंह। नल सिंह की जो है विजयपाल रासो रचना है। विजयपाल रासो। और नल सिंह कौन सी सदी के हैं? 11वीं सदी के। हेमचंद है 12वीं सदी के। सारंगधर है 14वीं सदी के। और जगनिक है 13वीं सदी के। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कौन सी रचना में मिलता है? तो परमाल रासो। ऑप्शन ए। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? आलाखंड। ऑप्शन सी। मृगावती रचना किसकी है? कुतुबन की है। और पद्मावती की है जायसी। पद्मावत रचना किसकी है? जायसी कवि की। मृगावती रचना है कुतुबन की। कुमार रासो आलाखंड ये हम पीछे कर सकते। परमाल रासो के लेखक जगनिक। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आला और उदल किस राजा के सामंत थे? तो ये थे परमाल के। ऑप्शन ए। आला और उदल राजा परमाल के दरबार के सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया था। क्वेश्चन नंबर 96। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लिए सियार। यानी कि 12 बरस कुत्ता जीता है और 13 वर्ष कौन जीते है? शेर। बरिस 18 क्षत्रिय जीवे। 18 साल क्षत्रिय जीते हैं और आगे जीवन को धिक्कार। आगे जीवन क्या है? बेकार है, धिक्कार है जीवन का। यह किस विद्या की रचना है? सोहर का है। कचरी, विरा या आला? तो राइट आंसर है आला का। उपयुक्त पंक्ति जगनिक रचित द्वारा रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, उतना अत्यंत दुर्लभ युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इस रचना को लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई है। रामचरित्र मानस के तुलसीदास। पद्मावत की जायसी। और कामायनी के जयशंकर प्रसाद। रामचरित्र मानस का प्रकाशन है 1874 संवत। पद्मावत का 1540। कामायनी का 1936। कहीं कहीं 35 भी मिलता है। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा उसके रचयिता चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वेरी इंपोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं।
सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय खंड है तथा 1630 इसमें क्या है, छंद है। द्वितीय रूप में 69 समय खंड और 16,306 इसमें क्या है, छंद है। इसमें पृथ्वीराज रासों में 16,306 छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध है और पृथ्वीराज रासों में 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। कितने का? 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासों को। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अभोर या बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो कि 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण इसमें 3500 छंदों का है। इसमें 19 समय खंड हैं और इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा जो संस्करण हुआ था, चौथा संस्करण क्या है, सबसे छोटा है। इसमें केवल 1300 छंद है। इसी को हजारी पर इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासों मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासों को सुख समी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा। इसमें महाराज पृथ्वीराज और उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि थे। राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। कौन? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के। षड भाषा यानी कि 6 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। व्याकरण काव्य साहित्य, छंदसाज, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में वे पारंगत थे। कौन? चंद्रबरदाई कवि। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो राइट आंसर है चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 से लेकर 1977 के आसपास माना जाता है। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को वाराणसी में हुआ था। 28 जुलाई 1926 को वाराणसी में। और मृत्यु नामवर सिंह की 19 फरवरी 2019 को हुई थी। 19 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट कवि है रामविलास शर्मा। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव जिले में हुआ था और मृत्यु इनकी 30 मई 2000 ईस्वी में हुई थी। तो ये थे इनसे महत्वपूर्ण कथन। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं कौन? चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए बी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बीसल देव के, महाराणा प्रताप के,
ये महाराज पृथ्वीराज चौहान के, तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान के। सखा भी थे, मित्र भी थे और राज दरबारी कवि भी थे। पृथ्वीराज रासो को किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। साकेत किसकी रचना है? मैथिली सेनगुप्त की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पद्मिनी के, कमलनी के, संयोगिता के, चंद्रिके। तो राइट आंसर है संयोगिता के। पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता भी पृथ्वी पर अनुरक्त थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से प्यार करते थे। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन न कर सका, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का और उसका बढ़ते हुए साम्राज्य को उसे जयचंद क्या कर सका, सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उसकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़ा पर बैठाकर दिल्ली ले गए। पृथ्वीराज के पिता कौन थे? राजेश्वर, सोमेश्वर, समर सिंह या नंगपाल। 108 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से हुआ था। अजमेर के राजा सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक अन्य नाम क्या है? कमला भी है। तो पूछा जा सकता है भाई, यूपी टीजीटी में तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो रानी इंद्रावती का दूसरा नाम क्या था? कमला। नाभादास भक्तिकाल सगुन भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की। ये तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प में अन्य कवि आदिकाल के। क्वेश्चन नंबर 117। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति, बीजक या भ्रमर गीत। तो राइट आंसर है विद्यापति की पदावली जो है ये आदिकाल की रचना है। सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत भक्ति काल की रचना है। पदावली आदिकाल की रचना जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत भक्ति काल से संबंधित रचनाएं हैं। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो राइट आंसर है वीर रस। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। राजाश्रित कवि अपने हास्यदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो इसमें आंसर 14 माना हुआ है, लेकिन विद्यापति की रचनाएं कितनी है? 16 है। इनके नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। विद्यापति का जो जन्म, वैसे तो ये 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं, लेकिन जो इनका जन्म है वो 1350 ईस्वी बिहार के राज्य के विपरीहास के समय में हुआ, गांव में हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 बिहार राज्य के विस्पी गांव में। विद्यापति कई आसेदाता में थे, जिसमें मुख्य रूप से शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि में रहे हैं। शिव सिंह और कीर्ति सिंह। एग्जाम में की दृष्टि से इसमें डी 14 सही राइट आंसर माना है, लेकिन इनकी 16 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 पदावली, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। नंबर 1 पदावली।
नंबर 2 कीर्तिलता। नंबर 3 कीर्ति पताका। 3 रचनाएं तो ये किसमें, पदावली मैथिली में, और कीर्तिलता जो ये है ये अवध भाषा में लिखी गई है। और ये कौन सी में, मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया और इन दोनों भाषाओं में वीर रस का। तो ये तो इससे महत्वपूर्ण। अब ये रचनाएं तो थी इनकी इस भाषा में, अब संस्कृत से संबंधित रचनाएं हैं। नंबर 1 भू परिक्रमा। भू परिक्रमा। नंबर 2 है शैव सर्वस्व सार। शैव सर्वस्व सार। नंबर 3 है प्राणभूत संग्रह। नंबर 4 है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। नंबर 5 है लिखनावली। लिखनावली। नंबर 6 है गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली। क्या हो गई। अब 7वीं है दान वाक्यावली। दान वाक्यावली। 8वीं है विभाग सार। विभाग सार। 9वीं है गया पतलक। गया पतलक। 10वीं है वर्णकृत। 11वीं है मणि 11वीं है इसमें दुर्गा भक्त तरंगनी। 12वीं है मणि मंजरी। और 13वीं है द्वैत निर्णय। तो ये बुकों के नाम दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में 14 मानी गई तो हम 14 पर ही देखेंगे। बाकी इनकी जो 16 रचनाएं मानी जाती है, 3 तो होगी ये पदावली कीर्ति और कीर्ति पताका, और 13 रचनाएं हमारी संस्कृत से संबंधित। तो आगे चलते हैं। व्याख्या देखते हैं भाई। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत और अवध में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवध रचनाएं हैं, अवध भाषा में रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं आई। तो इम्पोर्टेंट है कि मैं इसकी विद्यापति की कौन सी रचना जो अभी तक संपादित नहीं हुई, तो कीर्ति पताका। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवध है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। विद्यापति ने इसे क्या कहा है, कहानी। पदावली विद्यापति के यश का आधार रही और इनकी अन्य रचनाएं जो इस प्रकार हैं: भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखानवली, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगनी, विभाग सार, वर्ष कृत्य, गया पतन और गोरक्ष विजय इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या इसमें 14 बताई गई है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं, तो राइट आंसर है मैथिली में। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो राइट आंसर है कीर्ति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहकर रहा है, तो राइट आंसर है पदावली के आधार पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है
कि इसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाई। वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायिका नायिका और नायक राधा कृष्ण है। तो इम्पोर्टेंट है, नायक नायिका के संबंध में पूछा जाए। देसिन बयाना सब मिठा सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो राइट आंसर है विद्यापति ने कही है कि अपने देश की मिट्टी सबको अच्छी लगती है। अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो राइट आंसर है विद्यापति। एक 125। किस कवि को अभिनव जयदेव से के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है विद्यापति को। क्वेश्चन रिपीट है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? नरसिंह, राजसी, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। तो ये दोनों के प्रति थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। विद्यापति मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजनपदावली के श्रृंगाकार ने लिखा कि यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी? कवि शेखर की, दशावधान, कवि कंठार, पंचानन, अभिनव जयदेव। तो एग्जाम में से इन कोई सी भी उपाधि का नाम देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये 5 आपको याद रखनी है। जब दिल्ली के बादशाह महाराज शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए कारावरुद्ध कर रखने का विचार किया, तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुंचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुक्त कर अपने महाराज की मुक्ति करा ली। विद्यापति राजा हरि सिंह के पुत्र नरसिंह के राजश्रित रहे। नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभागसार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उत्तराधिकार व दाय भाग की व्यवस्था दी गई। तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की उन्होंने अपने कीर्तिलता में कटु आलोचना की। विद्यापति कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि रहे, जिनके यश गान में कीर्ति लता की रचना 1403 ईस्वी में की। अतः इसमें प्रश्न के तीनों विकल्प सही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। 127 निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्हप्पा। कन्हप्पा, सबरप्पा, सरहप्पा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकरिपा आदि सिद्ध साहित्य कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों का योगदान दिया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनकरनाथ, भरभरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो राइट आंसर है गोपीचंद का नहीं है। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किनसे है? तो राइट आंसर है सिद्ध साहित्य से। नाथ के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर है आदिनाथ। नाथपंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। योगी क्रियाओं के उद्धार के लिए नए संप्रदाय का उदय हुआ, नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ भगवान शंकर के अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ थे। कौन कौन से? गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, करनीनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, रेवन्नाथ, नागनाथ, भातृनाथ और गोपीचंद्र नाथ को मुख्य माना जाता है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? तो राइट आंसर है 9। सिद्ध कितने हुए? 84। नाथपंथ के प्रवर्तक हैं मतेश्वरनाथ, बी और सी, मतेश्वरनाथ और गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हुए मतेश्वरनाथ। नाथपंथ के प्रवर्तक मतेश्वरनाथ और गोरखनाथ दोनों को ही डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास की जो बुक लिखी गई उसमें स्पष्ट कथन में लिखा गया कि इस पंथ में नाथपंथ के चलाने वाले मतेश्वरनाथ, मच्छंदरनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया गया कि गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता भी माने जाते हैं। ज्ञाता हुआ कि मतेश्वरनाथ गोरखनाथ के गुरु थे।
ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया, सब नाथ पंथ में सम्मिलित हो गए थे, जो पहले के संप्रदाय थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन से हैं? तो राइट आंसर है गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मतेश्वर नाथ, ऑप्शन ए। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र, दोनों के योग का। हठ योग का उपदेश किसने दिया? तो गोरखनाथ ने, ऑप्शन ए। सिद्धों की साधना में शून्य का परम तत्व था, ऑप्शन ए वज्र। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संधा भाषा। संधा कहा जाता है, इसमें संधा भाषा शैली में रचनाएं की। संधा भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया था। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर रहा। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ। यही गलत है, ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आदिकाल से संबंधित 139 क्वेश्चन जो आज हमने कंप्लीट किया। कल मैं भक्ति काल से संबंधित लेकर आऊंगी आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए और शेयर करिए जरूर से जरूर। आप सभी का प्यार इसी तरह मिलता रहता, इसी तरह आपकी कंटिन्यू क्लास होती रहेंगी। धन्यवाद।